हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स के। आज है 5 जून 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है टिल एंड तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। 5 जून 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके क्या क्या रहे ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जून को। आक्रामकता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जून को। तो डेट आपको याद रखनी है। 4 जून किसके लिए मनाया जाता है? तो आक्रामकता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारेगामा कंपनी ने वीडियो के लिए अपने संगीत को अनुज्ञा पत्र देने के लिए किस सामाजिक मंच के साथ एक वैश्विक समझौते की घोषणा की है? तो सारेगामा कंपनी जो है उसने फेसबुक के साथ एक समझौता किया है। क्यों दिया है? कि अपने संगीत को अनुज्ञा पत्र देने के लिए। ओके, अब इसमें फेसबुक की बात हुई है तो पहले फेसबुक के बारे में बात करते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को। और इसके संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग हैं, एडुआर्दो सेवेरिन है, डस्टिन मॉस्कोविट्ज हैं, क्रिस ह्यूज हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है मार्क जुकरबर्ग का। ओके, मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग है। और अगर आपको अभी करंट की एक न्यूज़ पता हो, कल हम पढ़ रहे थे तो पता चला कि लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा कमाई जिसकी हुई है वो फर्स्ट नंबर पर तो है अमेजोन, जेफ बेजोस जी, और सेकेंड नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग की। इन दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाई की है। अब सारेगामा पा कंपनी की बात करें तो सारेगामा इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी संगीत कंपनी है, जिसका स्वामित्व तो आरपी संजीव गोयनका कंपनी समूह के पास है। और स्वामित्व का मतलब इसका जो पावर है वो किसके पास है? आरपी संजीव गोयनका कंपनी के पास है। कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, मतलब कि इसके शेयर्स भी मार्केट में लॉन्च है। इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। एंड इसका पुराना नाम याद रखिएगा, द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय किस जगह के निकट एक इस्पात निर्माण क्लस्टर के विकास की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है इस्पात का जो कारखाना है भिलाई में, वहाँ पर। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अब इसमें इस्पात मंत्रालय की बात हुई तो सबसे पहले इस्पात मंत्री पता होने बहुत ज़रूरी है, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। अगर राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय किसके पास है राज्य का? तो वो है फग्गन सिंह कुलस्ते के पास। तो ये दो नाम तो आपको याद रखने हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके पास पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस एंड इस्पात मिनिस्ट्री इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। अब भिलाई इस्पात कारखाना की बात हुई है तो पहले इसकी बात करें। भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। मुख्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ओके, उत्पाद अगर पूछे जाए तो ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है? तो वो रेल प्लेट स्ट्रक्चरल्स का प्रोडक्शन करती है। और सीईओ भिलाई कारखाने के हैं एम रवि जी। ओके, मूल संगठन अगर पूछ लिया है तो कौन सा है? तो वो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। मातृ कंपनी मतलब कि मदर जो इसकी कंपनी है वो कौन सी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी मदर कंपनी है। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इस संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो सोवियत संघ की सहायता से भिलाई कारखाने को बनाया गया था 1955 में। और अब हम कह सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 के बीच की, उस दौरान इस कारखाने की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली मंत्रालय के तहत किस केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कठोर ऑनलाइन तकनीकी प्रदान करने के आकलन देने और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ भागीदारी की है? तो बिजली विभाग ने क्या किया है कि अपने कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ क्या किया है? साझेदारी कर ली है। अब साझेदारी की है विश्व बैंक के साथ। तो विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। इसके हेड जो हैं वो हैं डेविड मालपास जी। तो ये तो बातें हो गई इससे संबंधित। अब एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वो कौन है? तो वो हैं गुरदीप सिंह जी। अब इसमें आया है बिजली मंत्रालय। तो आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि बिजली मंत्रालय जो है किसके पास है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के बाद आपको क्या है,
अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता है तो आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करके मेंशन करते हैं कमेंट बॉक्स में तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए जो भी होमवर्क मिले इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर किया कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का क्लाउड आधारित नया खाद्य सुरक्षा अनुपालन ऑनलाइन मंच कौन सा है? तो एक FSSAI ने एक नया ऑनलाइन जो है मंच कह सकते हैं या एक ऐप या एक वेबसाइट लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फूड सेफ्टी कंपाइल सिस्टम। ओके, नाम से तो ये वेबसाइट ही है। ओके, फूड सेफ्टी कंपाइल सिस्टम। अब इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो किन के पास है? तो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के पास है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है भटिंडा, पंजाब। अब FSSAI की बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की बात करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसके संस्थापक हैं अंबुमणि रामदास। स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मूल एजेंसी अगर इसकी पूछ ली जाए तो वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात हुई तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इन्हें अभी अभी WHO का अध्यक्ष भी बनाया गया, तो इनका नाम वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और इनका निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत भारत में लौटने वाले नागरिकों के कौशल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल कौन सी है? तो इसमें 3 मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने एक संयुक्त पहल शुरू की है 3 मिनिस्ट्री के द्वारा। तो वो क्या है? तो वो पहल है स्वदेश। अब स्वदेश की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ओके, ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें बात हुई है विकास, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो ये किसके पास है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास ये मंत्रालय है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है किसके पास है? तो ये है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास। फिर इसमें बात हुई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, तो ये किसके पास है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, उसके बाद इसमें है विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय की बात करें तो इसकी जो MS सुब्रमण्यम जी हैं उनके पास विदेश मंत्रालय है, वो ही हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और हाँ जी, राजकुमार सिंह अगर राज्य मंत्री पूछ लिया है तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय उनके पास है, राजकुमार सिंह जी के पास। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय अगर पूछ लिया है तो किसके पास है? तो वो है थावरचंद गहलोत के पास। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में किसको फिर से स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? इसके लिए गाजियाबाद में स्थित फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर मेडिसिन और होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय किया जाएगा। तो वो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के साथ इसका विलय कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों में किस परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की मंजूरी दे दी है। अब मोदी जी ने कहा था जब 17वीं लोकसभा का प्रारंभ हुआ था कि हमें $5 ट्रिलियन तक अपनी अर्थव्यवस्था को ले जाना है, पर कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि सारी अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है, पूरी जो GDP है वो नीचे आ चुकी है। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर हमें अपने $5 ट्रिलियन के टारगेट को पूरा करना है तो हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ निवेश आए। तो उन्होंने एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की है जिसको एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का नाम दिया गया, जिससे निवेश होगा इसमें और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स उद्योगों को उद्योग विशिष्ट समाधान में मदद करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नया कार्यक्रम कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का नया कार्यक्रम है माइक्रोसॉफ्ट फॉर
टेक स्टार्टअप्स प्रोग्राम। अब इन्होंने ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया है, तो कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स उद्योगों को उद्योग विशेष समाधान बनाने में मदद करने के लिए ये जो है कार्यक्रम है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो 3 जून को राष्ट्रीय उर्वरक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं, तो वो हैं वीरेंद्र नाथ दत्त जी। ओके, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रीय उर्वरक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वीरेंद्र नाथ दत्त जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, नाओको इशी की जगह पर। पहले यहाँ पर नाओको इशी नामक व्यक्ति था, अब ये बने हैं कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्स। कोस्टा रिका के ये पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कावेरी क्षेत्रों के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना की शुरुआत की है, तो किसने शुरू की है, तो तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो इसमें जिले कितने हैं, 32। यहाँ की राजभाषा क्या होती है, तमिल। तमिलनाडु का गठन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। एंड विधानमंडल यहाँ की क्या है, तो विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटों की अगर बात हो तो यहाँ पर 235 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। तमिलनाडु की राजधानी सभी को पता है चेन्नई है। पड़ोसी राज्य अगर पूछ जाए तो कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला। आपको मैप में भी दिखा देंगे अभी। वर्तमान मुख्यमंत्री एडप्पट्टी के पलानीस्वामी है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अब मैप में देख लीजिए तमिलनाडु की एग्जैक्ट लोकेशन, कल हमने रफली आपको बताई थी, तो हमने ऐसा मैप बनाया था इस तरह से। ओके, तो हमने बताया था ये है तमिलनाडु, इधर है केरल, ये है कर्नाटका और ये है आंध्र प्रदेश। अब ये पुराना मैप है तो यहाँ पे तेलंगाना नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पे तेलंगाना और है। तो इसका बॉर्डर किस किस से शेयर होता है, तमिलनाडु का बॉर्डर शेयर होता है केरल के साथ, कर्नाटक के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कर्नाटक से तमिलनाडु से थोड़ी और बातें याद रखते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्वत अगर पूछ लिए जाएँ तो कौन कौन से, तो नीलगिरी, मेलागिरी, इलायची तथा पलानी हिल्स जो हैं वो आपको तमिलनाडु में देखने मिलेंगी। और यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है दोदा बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2640 मीटर की। ओके, 2640 मीटर की। और यहाँ पे जो पोंगल नामक त्यौहार होता है वो यहीं मनाया जाता है। अब यहाँ नदियों, कावेरी नदी की बात हुई तो और भी नदियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कावेरी तो है ही, पालार, पोड्डार, चैथुगार, भवानी, अमरावती, वैगे, चिन्नार, नोइल, व्यापार, वर्षली आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। खाद्यान्न फसलें में यहाँ पर चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और दालों का उत्पादन होता है। वाणिज्यिक फसलें अगर तमिलनाडु की पूछ ली जाए तो वो होती हैं गन्ना, तिलहन, काजू, कपास और तंबाकू, कॉफ़ी, चाय, रबड़ तथा मिर्च। ओके, और राज्य में परमाणु विद्युत गृह जो है वो कहाँ पर है, कलपक्कम में। राज्य का नेशनल पार्क अगर पूछ लिया है कौन सा, तो मन्ना राष्ट्रीय पार्क, अन्नामुलाई नेशनल पार्क आपको यहीं देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय पार्क तो हमने आपको बताई दिया। राज्य की पशु नीलगिरी ताहर है यहाँ पर। राज्य की पक्षी दाविल है, जिसे चमचबाज भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य अगर पूछ रहा है कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। दक्षिण का संतरी भी कहा जाता है तमिलनाडु को। और 1996 में मद्रास नाम बदलकर चेन्नई रख दिया गया था। पहले चेन्नई के नाम मद्रास हुआ करता था। ओके, और तमिलनाडु का प्रमुख पर्व हमने आपको बता दिया, पोंगल होता है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई नगर में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कलपक्कम में देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है तमिलनाडु में ही है, कन्याकुमारी में। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट का प्रधान कार्यालय अडियार में था, जो कि मद्रास में आता था, अब जो कि अब चेन्नई में है। ओके, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर चेन्नई में है, तो ये भी आपको याद रखना। भारत का सबसे बड़ा सिनेमा घर जो है थंगम, वो भी तमिलनाडु में है। महान गणतज्ञ रामानुजम की जन्मस्थली भी पेरम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है। सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु के चेन्नई में अवस्थित है। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 28 मार्च 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। बैंकॉक, थाईलैंड इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1991 को, स्थान वाशिंगटन, कोलंबिया जिला, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके,
अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह पहला सबसे बड़ा बंदरगाह है, साथ ही भारत का एकमात्र नदी का बंदरगाह है, जो किस दिन को न्यास द्वारा शासित किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1870 को इसे न्यासित किया गया था। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2010 में। भारत की सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है? तो वो है सारेगामापा। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य दिवस कब मनाया गया? 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, हर आधे घंटे में नीलामी के आयोजन से बिजली के व्यापार की अनुमति देकर बिजली व्यापार को गतिशील बनाने के उद्देश्य से किस विनियमन द्वारा रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शुरू किया गया है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा ये शुरू किया गया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जून 2008 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा 29 मई 2020 को सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारत में कृषि और प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रयासों को मान्य किया? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पूर्ववर्ती योजना अगर पूछा जाए तो इससे पहले कौन सी योजना हुआ करती थी? तो उससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। अधिकार क्षेत्र अगर पूछा जाए नीति आयोग का किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यपालक अगर पूछे जाए कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। अध्यक्ष और चेयरपर्सन भी नहीं कहेंगे। उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार जी हैं और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। एमडी एंड सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2020 को युवा में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कितने बायो रिपोजिटरी को अधिसूचित किया जिसे CSIR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR द्वारा स्थापित किया गया है? तो 16 इस तरह के रिपोजिटरी जो है अधिसूचित किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंद किशोर सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल के सेवा प्रदाताओं की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो TB मोहन दास पई जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। भारतीय दिवाला और दिवालियापन मंडल की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने? तो गायत्री आई कुमार जी वहाँ के अगले उच्चायुक्त बनी है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन होती है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग होती है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में अनुसंधान और विकास क्षेत्र में असम में स्थापित पहली सुविधा का नाम क्या है? तो नाम है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोराहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहाड़ी राज्य कौन सा है जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑस्ट्रेलियाई भेड़ ऊन का निर्माण करेगा? तो वो है उत्तराखंड। इसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर CM है और बीबी रानी मौर्य जी यहाँ पर गवर्नर हैं, तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति देने के लिए वर्ष 1987 के अधिनियम में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश की घोषणा कर दी है? तो तमिलनाडु ने ये एक अध्यादेश की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने फेस मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने ये विकसित किया है। अब देखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलिए कुछ नया सीख लेते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। जो कल पढ़े थे उन्हीं का रिवीजन करेंगे जल्दी से। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसमें एक सींग वाली हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो वो है हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 11 पाए जाते हैं और उसमें से बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। ओके, मध्य प्रदेश की कैपिटल तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहते हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश की एक रीवा है जिसे सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद शेर सबसे पहले रीवा में ही पाया गया था। ओके, और मध्य प्रदेश का जो पेंच नेशनल पार्क है उसका 25% मध्य प्रदेश में है और उसका 5% आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिश नेशनल पार्क। ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। अब ये जम्मू कश्मीर का जनपद नहीं है, ये है लद्दाख का जनपद। ओके,
क्योंकि लद्दाख एक यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके जो हेड उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर जी, कृष्ण कुमार माथुर जी। ओके, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3568 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न, जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो साइबेरियन सारस जो है केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में दिखाई देते हैं, जो कि भरतपुर में अवस्थित है। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में सरिस्का बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी। कान्हा बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो इसकी भी स्थापना 1955 में की गई थी। जिम कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई थी। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में। और ये लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य की जो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1967 में की गई थी। रणथंभौर बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में की गई। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1973 में की गई, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। मानस बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में की गई, ये असम में आपको देखने को मिलेगा। मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1973 में की गई। पलामू बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1973 में की गई। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी, ये ओडिशा में देखने को मिलेगा। सिमलीपाल, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में है। सुंदरबन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1973 में की गई। पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1978 में की गई। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1982 में। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो ये भी 1982 में की गई। इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो ये भी 1982 में की गई। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो होप्स अच्छा ही लगा होगा, इतनी सारी नॉलेज आपको देखने को मिली। तो अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिना भूले हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियो आते हैं उनके। और आपको क्या करना है, कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो आप सीख रहे हैं आपके मित्र भी सीखें, और इस तरह सभी लोग सीख जाएं, सभी का सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ से क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, और उससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन के तौर पर आपको PDF मिल जाएगा। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक, हेलो ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट, डेली मोशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। उन्हीं का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च करके वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, फॉलो कीजिएगा और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। वीडियो देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपका बेनिफिट ही होगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप फिर आपका बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू।